तो ऑल राइट बच्चों, क्या हाल चाल आपके। वापस आ गया हूं आपके पास अगला बोर्ड बूस्टर लेके, दैट इज टूल्स ऑफ कंपैरिजन, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। टूल्स ऑफ एनालिसिस बेसिकली, मैंने कंपैरिजन बोल दिया, कंपैरेटिव तो एक इसमें एक स्टेटमेंट होता है। देखो टूल्स जो चैप्टर है, मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी लास्ट सेशन में कवर ऑलरेडी कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमने टॉपिक्स वहां पे कवर किए थे, सारे टॉपिक्स ही कवर्ड है इसमें, ठीक है। बेसिकली पूरा चैप्टर कवर हो गया था। और मैंने आपको कहा था जो टूल्स ऑफ एनालिसिस वाला चैप्टर है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, जो सेकंड चैप्टर है, वो आपको वन शॉट के अंदर कवर करना है, क्योंकि वो चैप्टर वन शॉट में मैंने ऑलरेडी आधे घंटे में पढ़ाया था। तो मैं उसका अलग से बोर्ड बूस्टर रिकॉर्ड करता, तो मैंने कहा वहां जाके देख लो, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो रिपीट कर लो उसको, ठीक है। अब ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है आपकी थर्ड बुक में, रेशियो और कैश फ्लो से पहले। और ये इकलौता चैप्टर है बच्चे जो एक तो बहुत स्पीड से खत्म होता है, दूसरा बहुत कम प्रैक्टिस करके आपके इसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं। आ सकते क्या है, बच्चों को पता है, आते भी हैं, ठीक है। तो मैं और टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता। नोट्स अगेन फिर से रिमाइंड करा देता हूं, डाउनलोड करना चाहते हो ऐप जाके डाउनलोड कर लो और वहां पे एनरोल करो बोर्ड बूस्टर बैच में, नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। वन शॉट्स ऑलरेडी सारे खत्म हो चुके हैं, तो आपने कोई भी चैप्टर मिस किया है पूरे सिलेबस के अंदर, बच्चे आप वन शॉट जाके देखो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस सर्वोपरि हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत डिटेल में सारी चीजें कराई हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो भी हो चुका है, जाके देख लेना एक बार, ठीक है। यस, तो यहां पे शुरू करते हैं बच्चे, ये था रीकैप प्रीवियस लेक्चर्स का। अब हम शुरू करेंगे आपका कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो यहां पे क्या क्या कवर होने वाला है, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, टूल्स ऑफ एनालिसिस का मतलब क्या होता है, फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएनएल और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपका कॉमन साइज वाला। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे और यहां पे चैप्टर को वाइंड अप करेंगे फटाक से विद इन 30 मिनट्स, कोशिश करेंगे उससे पहले हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। देखो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, अकेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बैलेंस शीट और पीएनएल, अगर आप उनको अकेले एनालाइज करोगे उससे आप कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। सिंपल लैंग्वेज में यहां पे भी लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनालाइज्ड इन आइसोलेशन, अकेले में उनको एनालाइज किया जाए तो उनका ज्यादा यूज नहीं होता, बिकॉज द रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस आर नॉट कंपेरेबल। कंपेयर करने के लिए आपको 2 साल का डेटा तो चाहिए ना, आपको ये तो पता होना चाहिए पिछले साल कितना प्रॉफिट था, पिछले साल आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी थी, पिछले साल आपके पोजीशन क्या थी फाइनेंशियल, और पिछले साल आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या थी, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। या फिर आपको यह पता होना चाहिए कि दूसरी इंडस्ट्री का शेयर कैपिटल कितना है, दूसरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट कितना है, कंपेयर करने के लिए। तो आप अकेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक साल के कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पे बच्चे दस दे आर एनालाइज्ड बाय कंपेयरिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। या तो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरिजन किया जाता है, या फिर विद दैट ऑफ द अदर एंटरप्राइजेस ऑफ सिमिलर नेचर, सेम नेचर की, सिमिलर नेचर की दूसरी एंटरप्राइजेस को कंपेयर किया जाता है, एंड साइज ऑपरेटिंग इन सिमिलर बिजनेस एनवायरमेंट, जो सेम बिजनेस एनवायरमेंट में काम कर रही हो, या फिर विद द सेम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, 4 टूल होते हैं। पहला होता है सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा कॉमन साइज, तीसरा रेशियो, चौथा कैश फ्लो। इन दोनों के अलग अलग चैप्टर्स हैं, आप जानते हो ये बात। तो अभी हम कवर करेंगे कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट होता है यहां पे बच्चे आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। इसके अंदर भी 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एक होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, फिर हम समझेंगे अलग अलग कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव आपका पीएनएल। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स और आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सिंपल है, कुछ नहीं है। जो भी बैलेंस शीट में आइटम्स होते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स के अंदर, और जो भी आपके आइटम्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के अंदर, उन आइटम्स को कंपेयर किया जाता है प्रीवियस ईयर, 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए। मतलब प्रीवियस ईयर की फिगर, करंट ईयर की फिगर, हो सकता है 3 साल का डेटा दिया, 2025, 26, 27। तो आप डिफरेंट ईयर्स की फिगर्स को जब आप कंपेयर करते हो, किसको यूज करके, बैलेंस शीट और पीएनएल के आइटम्स को यूज करके, उसको बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। इसको आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हो। क्यों बोलते हो, जैसे मान लो आपने यहां पे बना दिया बैलेंस शीट, ठीक है, और यहां पे आपने लिखा 2025, ठीक है, यहां पे आपने लिखा 2026, फिर यहां पे आपने लिखा 2027। तो बच्चे जो कंपैरिजन हो रहा है ना, आप यहां पे कुछ भी लिख दो, कोई भी आइटम लिख दो बैलेंस शीट का, शेयर कैपिटल, वो कंपैरिजन हॉरिजॉन्टली हो रहा है।
ठीक है, दो लाइंस होती है ना, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन हो रहा है अलग अलग ईयर्स में, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। ठीक, और इसको डायनेमिक या फिर टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स को यहां पे कंपेयर कर रहे हो। सिंपल। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है जब आप मान लो अपनी कंपनी की बैलेंस शीट किसी दूसरी कंपनी से अपनी ही कंपनी से कंपेयर करो। मतलब ये एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी एक बैलेंस शीट है, और अपनी ही बैलेंस शीट से एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, 1 साल 2 साल 3 साल का डेटा कंपेयर कर रही है अपने ही आप से, कि मेरी आज कैपिटल कितनी थी, कल कितनी थी, और परसों कितनी थी। मतलब कल परसों का मतलब ईयर्स लगाओ। तो इसी कंपैरिजन को बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जब इस एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट का कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड से किया जाएगा बच्चे, तो उसको बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेस विद दैट ऑफ इंडस्ट्री डेटा और बजट। मतलब अगर आप एक्स लिमिटेड का इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करोगे या किसी दूसरी एंटरप्राइज के साथ कंपैरिजन करोगे, दैट विल बी कॉल्ड आपका इंटर फर्म कंपैरिजन। तो यही मीनिंग होता है सिंपल कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का। ठीक है, और कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल है बच्चे। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का मतलब होता है वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वर्टिकल क्यों बोलते हैं उसका रीजन बताता हूं। जैसे मान लो आप यहां पे बनाते हो बैलेंस शीट, ठीक है, और आपने यहां पे लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर आपने यहां पे लिखा शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर इसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, और यहां पे आपने क्या कर दिया, इसका टोटल कर दिया बैलेंस शीट का, निकल के आ रहा है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहां पे अलग अलग आइटम्स जो आ रहे हैं, मान लो यहां आ रहा है 10 लाख, ठीक है, यहां पे आ रहा है 40 लैक्स, ठीक है, 50 हो गया, फिर यहां पे आ गया 30, यहां पे आ गया 20। अब आपने क्या किया, टोटल को बेस लेके इन सब की परसेंटेज निकाल दी, क्योंकि कॉमन साइज बनाना आप ऑलरेडी जानते हो, एक कॉमन बेस होता है इसके अंदर, और यहां पे आप कंपैरिजन करते हो, मतलब आप परसेंटेज निकालते हो इन सब की। जैसे यहां पे आ गया 10%, फिर 40%, फिर 30%, फिर मतलब आपने परसेंटेज निकाल दी सारे आइटम्स की एक कॉमन बेस पे। यहां पे जो एनालिसिस किया जा रहा है बच्चे, एक ही लाइन में किया जा रहा है, मतलब वो भी एक सीधी लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसलिए इस एनालिसिस को भी वर्टिकल एनालिसिस बोला जाता है। सिंपल। ठीक है, विच अमाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पेडल फॉर स्टेटमेंट ऑफ पेडल आर रिटन, जहां पे किसी भी बैलेंस शीट के या फिर पीएनएल के आइटम लिखे जाते हैं परसेंटेज में कंपैरिजन में। दीज अमाउंट्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस टू अ कॉमन बेस। कॉमन बेस आपने टोटल ले लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया सारे आइटम्स को उनकी परसेंटेजेस में टोटल बेस के ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहला स्टेटमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बच्चे होती क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बच्चे, क्वेश्चन आपको यहां पे खुद से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूं आपको। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, पूरा फॉर्मेट मैंने दे रखा है। ठीक है, फॉर्मेट आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत सारे चैप्टर्स में मैं करा चुका हूं, कैश फ्लो में भी, आपके रेशियो में भी, उससे पहले भी एनालिसिस में भी, और उससे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर में भी बहुत डिटेल में मैंने फॉर्मेट करा रखा है। तो यहां पे मान लो शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर पहला आइटम दिया है शेयर कैपिटल, फिगर्स आपको दिए प्रीवियस और करेंट। बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखने वाली है, आपको क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी होती है वहां पे करंट ईयर पहले होगा, प्रीवियस बाद में, जो एज पर फॉर्मेट होता है। लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब आप बनाओगे, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो पीएनएल, तो पहले प्रीवियस ईयर की फिगर आएगी, उसके बाद आएगी करंट ईयर की फिगर। ठीक है, बस यही पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, राइट। तो शेयर कैपिटल मान लो आपको यहां पे दे रखे 10 लाख, और अगले साल वो बढ़ के होगी 12 लाख, तो अगले कॉलम में आपको निकालना होता है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है, ये बी है, ये ए है, यहां पे निकाल देंगे बी माइनस ए, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो यहां पे पॉजिटिव चेंज आ रहा है 2 लाख रुपए का। अब इस चेंज को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है, 2 लाख डिवाइडेड बाय बेस, मतलब प्रीवियस ईयर। ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चेंज अपॉन बेस इनटू 100। अगर कोई चीज 100 से बढ़ के 110 हो गई तो चेंज कितना आया, 10 डिवाइड बाय 100 ओरिजिनल वाला, यानी कि चेंज आया 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, इंटू में 100 करोगे, यहां पे कर देंगे 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू में 100, तो ये निकल के आएगा 20%।
ऐसे ही आपको सारे चेंजेस एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट में और उनकी परसेंटेज चेंज यहां पे निकाल देनी होती है। इसी को बोलते हैं आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, ये फॉर्मेट दिया हुआ देख लेना एक बार। अब ये दिया हुआ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में आपको जितने भी आइटम्स दिए हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटी, 4 आइटम है आपके लायबिलिटी साइड में। ठीक है, एसेट साइड में आपको दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एंड इंटेंजिबल एसेट्स के भी अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स, और करंट एसेट्स पूरी की पूरी दे रखी है। तो बैलेंस शीट में 3 आइटम नीचे है, 4 आइटम ऊपर है। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा फॉर्मेट कॉपी कर देंगे। बस कॉपी करते टाइम आपको ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहां पे करंट ईयर दिया हुआ है या प्रीवियस ईयर। जब आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे, इस करंट ईयर को उधर फेंक देना और प्रीवियस ईयर को पहले लिख देना, जैसे कि ये आपकी बैलेंस शीट हो गई, और 24 पहले आएगा, 25 बाद में। उसके बाद पूरी बैलेंस शीट यहां पे कॉपी हो जाएगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटी, और यहां पे आ गया आपका टोटल। ऐसे ही आपकी एसेट साइड में आ जाएंगे 3 आइटम्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, और कौन कौन से थे, एक तो ये था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, तीनों आ गए, टोटल आ गया। बस अब डिफरेंस निकाल देंगे। मान लो पहले वाले का डिफरेंस आ रहा है 0, 25 माइनस 25 0, तो बच्चे परसेंटेज भी 0 निकलेगी। दूसरा आइटम यहां पे ध्यान से देखना, करंट ईयर 6 लाख है, प्रीवियस ईयर 24 में 10 लाख है, तो नेगेटिव चेंज आ रहा है 4 लाख रुपए का, तो परसेंटेज भी नेगेटिव में ही आएगी। सर परसेंटेज कैसे आएगी, अरे लल्लूलाल, ये आपका एब्सोल्यूट चेंज है। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज 4 लाख डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 10 लाख, और 4 लाख नेगेटिव है, तो इंटू 100 करोगे तो 40% भी नेगेटिव आएगा, ब्रैकेट में लिख देना। ऐसे ही आपको सबकी परसेंटेजेस यहां पे निकाल देनी है। ठीक है, 16 माइनस 15 1 लाख, 5 माइनस 4.5 50,000, 52 माइनस 54 माइनस 2,50,000। तो यहां पे आप परसेंटेजेस निकालेंगे, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द केस। अगर ये फिगर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव आएगी, ये फिगर पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव आएगी। और आपको टोटल का भी परसेंटेज अलग से निकालना है। कुछ लल्लू लाल मेरे क्या करते हैं बेचारे, ये टोटल कर देते हैं परसेंटेज को, -40 +6 +11, बच्चे ऐसे नहीं निकलता। आपको टोटल का भी डिफरेंस निकाल के उसकी परसेंटेज अलग से निकालनी है। ठीक है, तो बस ये बन जाएगी आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एसेट साइड में भी सेम चीज है, 35 माइनस 25 10 लाख, 10 डिवाइड बाय 25 40 आ गया। ठीक है, 10 50 माइनस 15 450 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव परसेंटेज आ गई। तो यही आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट में बच्चे करना होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगला आपका स्टेटमेंट होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये तो और भी सिंपल है, ये और भी सिंपल है, कैसे बताता हूं। मान लो ये शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, 4 आइटम आपको दे रखे हैं, और इन सब का टोटल दे रखा है मान लो 20 लाख रुपए। ठीक है, यहां पे शेयर कैपिटल आ गया 10 लाख। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 3 लाख। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी आ गया 6 लाख, और 1 लाख हो गया आपका करंट लायबिलिटी। बच्चे टोटल को हमेशा कॉमन बेस मानना बैलेंस शीट के अंदर। यहां पे टोटल को ले लेंगे कॉमन बेस, और कॉमन बेस अपॉन कॉमन बेस 100% ही होता है। सर क्या मतलब, बताता हूं। यहां पे जितने भी आइटम्स है बच्चे, जैसे ये मान लो करंट ईयर की फिगर है, आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर करंट प्रीवियस दोनों ईयर्स की फिगर गिवन होगी, बट यहां पे आपको क्या करना है, करंट ईयर के बाद आपका परसेंटेज निकालनी है और प्रीवियस ईयर के बाद भी परसेंटेज निकालनी है, मतलब कॉमन बेस के ऊपर। कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है, 10 लाख डिवाइड बाय 20 50%, 3 लाख डिवाइड बाय 20, ये आएगा आपका कितना आएगा, 3 लाख डिवाइड बाय 20%, 20 इंटू 100, 15% आएगा, 15 दूनी 30, 15% आ रहा है, 20 पंजे 100, हाँ ठीक है, 15 दूनी 30, हाँ 15% आ रहा है, ठीक है, 15%। ठीक है, 6 लाख निकालोगे 30% आएगा, ये निकालोगे आपका 1 लाख है ना, तो ये आएगा 5%। आप टोटल करेंगे तो 100 ही बैठेगा। ठीक है, टोटल करोगे 100 बैठेगा, बट जब आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओगे उसमें थोड़ा अलग तरीके से निकलता है, वो बाद में बताऊंगा आगे जाके। तो ये आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट है, ऐसी एसेट साइड निकलेगी, ऐसे ही आपका प्रीवियस ईयर निकलेगा। ठीक है, आ जाओ, देखो ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर कुछ नहीं है, बैलेंस शीट पूरी सेम है, बस यहां पे क्या होगा, प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में। अब प्रीवियस ईयर में क्या करना है बच्चे, जो भी टोटल अमाउंट दे रखा होगा, यहां पे कहां गया ये टोटल अमाउंट, ये 100 होगा।
इसके ऊपर आपको सबकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, सबकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। आ जाओ। प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपको क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है। अब इस बैलेंस शीट को कॉपी मारेंगे, बट उससे पहले सोचेंगे कि ये कौन सा ईयर है। बच्चे यहां पे करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, तो बस पहले क्या कर देंगे, पहले कर देंगे यहां पे प्रीवियस ईयर, फिर आपका करंट ईयर, और फिर आपके प्रीवियस ईयर की परसेंटेज एंड देन आपके करंट ईयर की परसेंटेज। टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, निकल के आएगा 50 लाख। 15 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 30%। 5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख 10%। 20 लाख डिवाइड बाय 5 लाख 40%। और फिर से 10 लाख आपका 20%। और 50 लाख अपॉन में 50 लाख आपका 100% होता है। जैसे आप करंट ईयर की परसेंटेज, प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकालेंगे, वैसे ही आप करंट ईयर की भी परसेंटेज निकाल देंगे। कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है। यहां पे टोटल कर दिया 40 लाख, तो 30 डिवाइड बाय 40, ये कितना आ रहा है 37.5। 37.5 ये तो आना चाहिए आपका ज्यादा, सॉरी मैंने गलत निकाल दिया। अच्छा, ये 80 लाख के ऊपर निकलेगा, वो गलती हो गई, ये 80 लाख पे परसेंटेज निकलेगी बच्चे, क्योंकि 30 डिवाइड बाय 40 तो 75% होता है। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ओ ऐसे कैसे। देखो 30 डिवाइड बाय 80 37.5, 10 लाख डिवाइड बाय 80 12.5, 20 डिवाइड बाय 80 25, 20 डिवाइड बाय 80 25, 100 आ गया। ऐसे ही एसेट्स के ऊपर परसेंटेज निकाल देना, इसी को बोलते हैं आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक, अब आ जाओ बच्चे मेरे साथ आगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपने बैलेंस शीट दोनों टाइप से कर ली है, अब मैं आपको बताता हूं आपके कंपैरेटिव, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में एक छोटी सी खास बात ये होती है कि ये आपको अनप्रिपेयर्ड दिया रहेगा। अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड का मतलब होगा ये आधा अधूरा आपको दिया होगा, इनकंप्लीट। आपको इनकंप्लीट ये दिया होगा, पीएनएल खुद से बनाना पड़ेगा आपको। तो एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि पीएनएल का स्टेटमेंट आपको बनाना कैसे है। देखो आपको यहां दिया हुआ है प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन डेटा कौन सा दिया हुआ है, करंट ईयर एंड देन प्रीवियस ईयर। बच्चे ये पूरा बनाने के लिए ना आपको पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल याद होना चाहिए। तो सबसे पहला आइटम आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा आइटम होता है अदर इनकम, तीसरा आइटम होता है आपका टोटल रेवेन्यू, और चौथे पे आते हैं एक्सपेंसेस। इसमें एक्सपेंसेस के नाम पे क्या दे रखा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में आपको दे रखा है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा बताता हूं बच्चे, बहुत सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओगे, जैसे मैं यहां पे बना लेता हूं 3 20 2.5 50, देखो यहां पे आ गया 3 20 2.5 50, आपने जो आइटम्स डालने थे वो डाल दिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम 0 है, एक्सपेंसेस के अंदर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डाल दिया, और आपने चेंज इन इन्वेंट्रीज डाल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था अदर एक्सपेंस का। बच्चे अदर एक्सपेंस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 8% है। अब यहां पे कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिखाई दे रहा। बच्चे बहुत सिंपल है, यहां पे जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, मैं आपको बता देता हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो कैसे आता है। देखो जो भी आपकी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है ना, और जो भी आपका चेंज इन इन्वेंट्रीज होता है, उन दोनों का टोटल ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। वैसे मैं बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में और भी आइटम्स आते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड भी आता है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया होता, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया होता, ठीक है, और चेंज इन इन्वेंट्रीज दिया होता, अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो ये ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी दिया हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में, तो इन तीनों का टोटल ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। ठीक है, इसी का 8% निकाल दो, सॉरी इसमें इस केस में 5 लाख आ रहा है तो 40,000 हो जाएगा करंट ईयर में, और प्रीवियस ईयर का टोटल आ रहा है 3 लाख, तो इसका 10% निकालोगे 30,000 आ जाएगा।
बस इनकी रेस्पेक्टिव परसेंटेज के हिसाब से आपने क्या निकाल दिया, अदर एक्सपेंस। ठीक है, यहां 30,000 आ गया और यहां पे आपका 40,000 आ गया, पीछे आपने वर्किंग नोट से निकाल लिया। अदर एक्सपेंस निकालने के बाद टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, और टोटल एक्सपेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके रेवेन्यू में, मतलब टोटल आपके रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे। 10,000 का लॉस आ रहा है, 40,000 का लॉस आ रहा है। बच्चे, लॉस के केस में कभी भी टैक्स मत लगाना। यहां पे आपको टैक्स की परसेंटेज दे रखी है, और जब भी लॉस आता है टैक्स नहीं निकलता। किस बात का टैक्स? प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है ना, प्रॉफिट है ही नहीं आपके पास, तो यहां पे टैक्स माइनस मत करना। ठीक है, प्रॉफिट टैक्स 0 आएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम रहेगा लॉस के केस में। बस अब करना क्या है, यहां पे हम करेंगे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कंपैरिजन। करंट माइनस प्रीवियस, 1,80,000 का डिफरेंस, और ये डिवाइड बाय आपका प्रीवियस ईयर 180 डिवाइड बाय 320 इंटू 100, 56.25। ऐसे ही सारे डिफरेंस और सारी परसेंटेज आपको निकाल देनी है। यहां पे बन जाएगा आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आई होप यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आखिरी स्टेटमेंट पे। आखिरी स्टेटमेंट है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का। ये और भी सिंपल है। यहां पे जो आपको कॉमन बेस लेना है बच्चे, यहां पे जो आपको कॉमन बेस लेना है वो लेना है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, मान लो ये आपको दे रखा 10 लाख, फिर आपको दे रखी है अदर इनकम 2 लाख, फिर आपको दे रखा है टोटल रेवेन्यू 12 लाख, फिर आपको दे रखे एक्सपेंसेस, फिर अलग अलग आइटम है इसके अंदर, फिर टोटल एक्सपेंस आएगा, फिर आपका वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब बेस इसको लेना है, टोटल रेवेन्यू को मत लेना। तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 100% होगा, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 20% होगा। बच्चे, 12 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 120% होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में अदर इनकम दी रहेगी तो टोटल रेवेन्यू की परसेंटेज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होगी यार 100 से। यहां बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, इसके ऊपर बेस ले लेते हैं। नहीं, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेना है, ना कि टोटल रेवेन्यू को। ठीक, यस सर। अब बस क्वेश्चन निकाल लो, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 10 लाख। ठीक है, अदर इनकम 1 लाख, टोटल 11 लाख की इनकम हो जाएगी। यहां पे 750 और आपका 75, 8,25,000 आ जाएगा। बट आपको क्या करना है, पहले लेना है प्रीवियस ईयर, देन लेना है करंट ईयर। ठीक है, यस। उसके बाद दे रखा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, अदर एक्सपेंस और रेट ऑफ इनकम टैक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, यहां पे आ गया प्रीवियस, ये आ गया करंट। अब प्रीवियस ईयर में कॉमन बेस किसको लेना है, इसको, सॉरी इसको कह दिया, कॉमन बेस लेना है इसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ठीक है, और यहां पे लेना है 10 लाख को। 10 लाख पे 1 लाख कितना होता है, 10%। ठीक है, 11 लाख कितना होता है, 110। 750 75%, 50,000 5%, 10,000 1%, 710 71%, 390 39%, 195 19.5%, 195 91। तो सारी परसेंटेज आपने इसके ऊपर निकाल दी। ऐसे ही यहां पे परसेंटेज इसके ऊपर निकलेंगी। ठीक है, ये आ जाएंगी, निकाल लेना। तो ये था आपका कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कैटेगरी कौन सी है मैं बता देता हूं, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है, बता देता हूं कैसे करना है। देखो, यहां पे आपको दिया हुआ रेवेन्यू, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड COMC। ठीक है, और फिर दिया हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एक और एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है। अब यहां पे क्वेश्चन नीचे एक पॉइंट बोलेगा, क्या बोलेगा, अदर एक्सपेंस इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ 80,000 और 24 एंड रुपीज। एक मिनट रुकना, क्वेश्चन हो गया, ये आएगा वन शॉट में भी हुआ था मेरे साथ गड़बड़। ये बच्चे 1 लाख है। ठीक है, तो 80,000 रुपए और 1 लाख रुपए जुड़े हुए हैं अदर एक्सपेंस के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स के। तो पीएनएल बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अलग से माइनस होता है। तो अदर एक्सपेंस में आपको, जैसे ये कौन सा एक्सपेंस है, 24 का। ठीक है, 80,000 24 का है, तो इसमें 80,000 आपको टैक्स लेना है और बाकी 60,000 रुपए का अदर एक्सपेंस। इस 180 में आपको 1 लाख टैक्स लेना है और 80,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां देखो, ये आपने अदर एक्सपेंस में क्या लिया, 60 और 80।
ठीक है। बाकी यहां पे आपने 80 का टैक्स लिया है और 1 लाख का टैक्स, जो आपके नीचे मेंशन्ड है क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपको सेपरेट कर देना है अदर एक्सपेंस में से। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था। बाकी परसेंटेज वाला खेल तो चलता रहता है कि इसके ऊपर ये दिया हुआ, इसके ऊपर ये दिया हुआ, सब कुछ दिया होता है, बस परसेंटेज निकाल के उसमें डाल देना होता है। ठीक है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहां पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। पहले प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर की परसेंटेज 8 लाख के ऊपर सबकी, जैसे 8 लाख का 100%, फिर 20,000 2.5 हो गया। ठीक है, 8-20 आपका 102.5 हो गया। तो सारे परसेंटेज इसके ऊपर आएंगी, इसकी सारे परसेंटेज इसके ऊपर आएंगी। बाकी सारा क्वेश्चन यहाँ पे सेम है और यहाँ पे खत्म होता है बच्चे कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अब मैं अगले लेक्चर में मिलूंगा आपसे रेशियो पार्ट 1 को लेके, क्योंकि रेशियो 30 मिनट्स में कराना इम्पॉसिबल है और उसमें मुझे रिवाइज कराना है आपको बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो उसको मैं 2 पार्ट्स में लेके जाऊंगा, हो सकता 3 पार्ट्स तो शायद नहीं जाएंगे, 2 पार्ट्स में मैं कोशिश करूंगा पूरा कवर करने की। मिलता हूं आपसे बच्चे रेशियो वाले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।